Hello friends, how are you? I know you are fine. आज मैं फिर से आपको पेसो ग्रुप में वेलकम करता हूं। मैं प्रदीप कुमार। कॉमर्स के जो चैप्टर्स हैं या कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको बहुत ही इजीली तरीके से और जो कंसेप्ट आपको बहुत हार्ड लगते हैं, मतलब डिफिकल्ट कंसेप्ट को इजीली तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। आज का टॉपिक होगा बेसिक ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स का जो सिलेबस है वो आपके बीकॉम थर्ड ईयर में है और कुछ प्रोफेशनल एग्जाम उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके नेट वाले एग्जाम में कॉमर्स का जो पेपर होता है उसमें इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स का एक होता है, उससे संबंधित कुछ आपको बेसिक में बताऊंगा। आज टॉपिक्स जो रहेगा, फर्स्ट वो टॉपिक्स रहेगा मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। सेकेंड, मेरिट्स ऑफ इनकम टैक्स। यूनिफॉर्म ईयर, एसएसी, असेसमेंट ईयर,
प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, रेजिडेंशियल पोजीशन, ऑफ पर्सन। ये आज के कंटेंट्स रहेंगे, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके जो बेसिक्स हैं इनकम टैक्स में वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मेरा उद्देश्य है कि पहले इनकम टैक्स में आपको जो बेसिक नॉलेज है उसको दिया जाए। इसके साथ ही साथ मैं आज ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप टैक्स किसी इंडिविजुअल का कैलकुलेट करते हो, क्या तरीका होता है, एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है इंडिविजुअल के लिए, एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है जिसमें आपके मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, बिलो आप 60 इयर्स और एबव आप 60 इयर्स, और 80 इयर्स के ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, वो सारे टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप लोग की समझ में ये आएगा। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स कि मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स है क्या। देखिए, इनकम टैक्स गवर्नमेंट जो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स आप जानते हो कि स्टेट गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स इज चार्जेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज ए कंपल्सरी टैक्स। तो कह सकते हैं इनकम टैक्स के मीनिंग में जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो फर्स्ट होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए कंपल्सरी टैक्स which is chargeable by the central government of India on the regulation formed by CBDT। CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही डिसाइड करती है वो फाइनेंस जो बिल होता है, फाइनेंस जो टैक्सेबल होता है, क्या चार्ज होगा, कितना होगा, वो डिसाइड करेगा CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो CBDT ही डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, ये कंपल्सरी टैक्स होता है। और एवरी पर्सन जिसकी इनकम चार्जेबल जो इनकम टैक्स है उससे एक्सेस उनकी इनकम होती तो उस पे चार्ज किया जाता है। और ये जो चार्ज किया जाता है इट इज चार्ज्ड on the previous year income। on the previous year income, ये प्रीवियस ईयर की इनकम पे चार्ज किया जाता है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि प्रीवियस ईयर की इनकम क्या होती है। on previous year income and tax rate is applicable
ऑफ असेसमेंट ईयर। तो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो किसी भी एसएससी के टैक्सेबल इनकम जो कि एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रीवियस ईयर के इनकम पर, असेसमेंट ईयर के रेट पर, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो असेसमेंट ईयर के एप्लीकेबल होंगे, बट जो इनकम होगी किसी भी एसएससी की वो इनकम प्रीवियस ईयर की ली जाएगी। प्रीवियस ईयर देखिए, ये प्रीवियस ईयर बदलता रहता है एवरी ईयर। अभी जो आपका प्रीवियस ईयर करंट चल रहा है वो आपका वो प्रीवियस ईयर होगा जिसपे कोई भी एसएससी पर्सन अपनी इनकम को अर्न कर चुका होगा, मतलब उसकी इनकम टोटल कंप्यूट की जा चुकी होगी, उसने जितना इनकम होगा वो कमा लिया होगा। आप ही सोचो, जब तक वो इनकम पूरी कमा नहीं लेगा तब तक उस पर टैक्स तो डिवाइड किया नहीं जा सकता है, लेकिन उसको इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका जो टैक्स रेट है वो क्या होगा। इसलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एक साल एडवांस टैक्स का रेट डिसाइड कर देता है, बता देता है, और अपने जो सर्कुलर है उसमें नोटिफिकेशन के रूप में हर साल इनकम टैक्स का पूरा रेट, पूरा जो अमेंडमेंट है वो बजट में क्लियर कर दिया जाता है, बजट में एडॉप्ट कर दिया जाता है, एप्लीकेबल कर दिया जाता है, दे दिया जाता है कितना टैक्स आपको देना है। तो करंट जो प्रीवियस ईयर आपका चल रहा है वो प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ये आपका प्रीवियस ईयर इस समय का है। प्रीवियस ईयर हम कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर इज द व्हिच ईयर ऑन इनकम इज अर्न्ड बाय द एसएससी, जो किसी एसएससी के द्वारा अपनी इनकम को अर्न किया जा चुका है उसी ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर इज व्हिच ईयर ऑन इनकम इज अर्न्ड बाय द एसएससी। एसएससी के द्वारा जिस ईयर के इनकम पे, जिस ईयर का इनकम अर्न किया जा चुका है उसी ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। अभी जो प्रीवियस ईयर हो चुका है जिसपे टैक्स, जैसे कि आपको पता होगा कि लेट फीस के साथ कोई भी एसएससी आईटीआर को फाइल कर सकता है और वो डेट है 31 दिसंबर 2022। वैसे जो डेट है गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वो डेट 31 जुलाई 2022 होता है एवरी ईयर। मतलब 31 मार्च तक की उस करंट ईयर की जो इनकम होगी वो 31 जुलाई तक पेमेंट कर सकता है। मतलब आईटीआर को अपनी इनकम का कंप्यूटेशन बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो वो सबमिट करेगा वो 31 जुलाई लास्ट डेट डिक्लेयर की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी डेट को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। अभी जो टैक्स 30 सितंबर तक कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो अपने आईटीआर को सबमिट कर सकता है। आगे प्रीवियस ईयर के बाद अब दूसरा जो ईयर इसका प्रीवियस ईयर का होगा उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। गाइस स्टूडेंट्स,
ये जो असेसमेंट ईयर होता है 1 साल का आगे का होता है। मतलब कि हमेशा ये जो असेसमेंट ईयर होगा ये आपका जस्ट बिफोर होगा ऑफ द प्रीवियस ईयर। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर इज द प्रीवियस ईयर, या आपका जो असेसमेंट ईयर है इस असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो जस्ट ईयर होता है उसको प्रीवियस ईयर कह सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर इज द इमीडिएट बिफोर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो करंट जो असेसमेंट ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 है। आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होता है, तो प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 को समाप्त होता है। ये लिंक है। मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के तुरंत पहले आता है और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद आता है। तो आप कह सकते हो जो इनकम टैक्स का रेट है वो डिसाइड किया जाता है असेसमेंट ईयर के रेट पे। ठीक है। अब असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर which comes before the previous year, means assessment year previous year के पहले आता है। assessment year previous year के पहले आता है। तो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा, अंडरस्टूड हो चुका होगा कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। करंट प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, जिसकी इनकम वो कमा चुका होगा और ITR फाइल करेगा या कर चुका होगा। असेसमेंट ईयर क्या है? अब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद वाला है, अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रेंड्स जो असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर होगा और जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो उसके आगे का होगा। जैसे कि अगले जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। ओके, तो कंफर्म हो गए आप समझ चुके होंगे। मैं ये सोच सकता हूं, एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मींस असेसमेंट ईयर क्लियर हो गया, प्रीवियस ईयर क्लियर हो गया। तो इनकम टैक्स है क्या? इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग द रेट ऑफ असेसमेंट ईयर। इट इज चार्ज्ड by the central government compulsory tax if any income of the any assessee is over the exemption limit of his income। अगर उसकी इनकम से अधिक उसकी इनकम होती है, जितना एग्जेम्पशन लिमिट डिक्लेयर किया जा चुका है, तो जितना भी अधिक होगा उस पे टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, बार बार जो आ रहा है। एग्जेम्पशन लिमिट हम कह सकते हैं कितना है, आगे टैक्सेबल लिमिट ऑफ द एसएसी। एसएसी की टैक्सेबल लिमिट है क्या? अभी जो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022
टू 31 मार्च 2023 का है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे किसी भी एसएससी की जो टैक्सेबल लिमिट होगी उसकी इनकम की, वो टैक्सेबल लिमिट मतलब उतने से ऊपर जितना उसकी इनकम है उससे ऊपर यदि उसकी इनकम होगी तो उसको टैक्सेबल लिमिट क्लियर कहते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आता है इन द केस ऑफ पर्सन में दोनों आएगा, मेल एंड फीमेल। In the case of a person, male and female, below his age is below 60 years. ओके, यदि किसी पर्सन की एज 60 साल से कम है, कब कम है, किस डेट को कम है, तो हम कह सकते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। बेटा देखो, मेरा उद्देश्य आपका एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। आपको ना कोई जल्दी होना चाहिए ना मुझे। मैं चाहता हूं इनकम टैक्स के एक एक जो टॉपिक हैं उस पे आप पूरी तरीके से कमांड कर लो, समझ लो। मैटर ये है कि पर्सन में कौन आता है। पर्सन में अभी मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन कौन है। अंडर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 31 कहता है कि पर्सन कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वो मेंशन करूंगा, इंडिविजुअल हुआ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुई, कंपनी हुई, बीओबी हुई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ, इसी तरह पूरा जो डिटेल है वो आपको मैं पर्सन में बताऊंगा। खैर, यहाँ पे पर्सन का मतलब मेरा होता है कोई मेल या फीमेल जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर। अब किसी कंपनी की एज तो 60 ईयर्स होगी, किसी पर्सन की एज होगी 60 ईयर्स, ये तो आप जान ही रहे हो। तो 60 ईयर से उसकी एज कम हो, नंबर 1। फर्स्ट क्या होना चाहिए कि उसकी एज 60 ईयर से कम हो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर है क्या? प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2022, फर्स्ट डे ही है। मतलब 1/4/2022 को उसकी एज 60 साल से कम होनी चाहिए। अब बात आती है कितना उसकी लिमिट है, तो हम ये कह सकते हैं लिमिट रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट। किसी भी पर्सन की जिसकी एज, द एज ऑफ पर्सन इज बिलो ऑफ 60 ईयर्स, देन उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी अप टू ₹2,50,000। मतलब कि 2,50,000 पे उसको टैक्स नहीं देना। इसीलिए मैं बार बार कहा हूं कि टैक्सेबल लिमिट, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम होता है जो 2,50,000 से ऊपर हो, एबव। तो 2,50,000 तक क्या हो जाएगा? नो टैक्स, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसको टैक्स नहीं देना। फर्स्ट, ओके, क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट आते हैं एबव ₹2,50,000 अप टू ₹5,00,000। 2,50,000 रुपए से अधिक और 5,00,000 रुपए तक। एबव ₹2,50,000 अप टू ₹5,00,000।
इनकम हो जाएगी, टैक्स जो देना पड़ेगा 5%। कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5%। कंफर्म? आप बोलोगे सर मान लो समझ में नहीं आ रहा है, आपको और क्लियर करता हूं। 2.5 लाख से ऊपर एबव रुपीज 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक, तो 5 लाख और 2.5 लाख के बीच में टोटल इनकम कितनी हुई? 2.5 लाख। 5 लाख माइनस 2,50,000, तो इनकम कितनी होगी? इस तरह 2,50,000, और 2,50,000 पे 5% कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12,500। मतलब फर्स्ट 2.5 लाख पे उसको कितना टैक्स देना पड़ा? 12,500। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं एबव रुपीज 5 लाख अप टू रुपीज 10 लाख। किसी भी पर्सन की यदि उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है, 5 से ऊपर और 10 से कम, मतलब 5 और 10 के बीच में कितना होता है? 20%। 5 से ऊपर 10 लाख 20%, तो टोटल अमाउंट आता कितना है? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट? 20%, मीन्स रुपीज 1 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख है तो उसको टैक्स टोटल कितना देना पड़ा? 1,12,500। बट अभी आगे और भी इसमें है, एजुकेशन सेस भी ऐड होता है, उसको रिटेन भी मिल सकता है। कैसे? अंडर सेक्शन 87A में। खैर आगे हम चलते हैं। एबव रुपीज 10 लाख। अब 10 लाख के ऊपर कितना भी हो सकता है। यदि किसी पर्सन की इनकम 10 लाख से ऊपर है, किसी भी पर्सन की इनकम 10 लाख से ऊपर है, अगर 10 लाख से ऊपर उसकी इनकम है, एबव 10 लाख है, तो 30%। अब 30% कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए उसकी इनकम 11 लाख है, तो 10 के ऊपर कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख पे 30% का मतलब कितना हुआ? 30,000। तो 30,000 इसमें ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया एक ऐसे पर्सन की जिसकी एज 60 ईयर से कम है, और 60 ईयर से जो पर्सन कम होगा, सिटीजन है, उसकी इनकम जो होगी वो इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आगे बताता हूं। लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं हम लोग। यहां पर इन द केस ऑफ पर्सन है, मेल और फीमेल है, एज उसकी कितनी है? एज इज बिलो 60 इयर्स। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूंगा, इसमें चेंज करूंगा। एज इज 60 ईयर, 60 और above 60, but less than या below 80 years। चेंज हो गया। इन द केस ऑफ पर्सन मेल या फीमेल, एज इज एबव कितना होना चाहिए? 60 और एबव 60। उस देखो अभी 60 के पहले का आपने निकाल लिया, 60 के नीचे का निकाला था ना, ये 60 के नीचे का है। तो एज अब उसकी कितनी हो गई? मान लो 60 हो गई या 60 के ऊपर हो गई, लेकिन 80 से उसकी कम है, 80 से कम है, 80 से उसकी एज कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीनियर सिटीजन। इसको क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन की एज जो होगी वो 60 या 60 से ऊपर होगी, लेकिन 80 से कम होगी। इसका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ जाएगा। एग्जेम्पशन लिमिट 250 की जगह हो जाएगा 3 लाख। एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो गई? 250 के प्लेस पे उसकी वैल्यू 3 लाख हो जाएगी। उसको छूट की जो लिमिट है, जो सीमा है, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है 50,000। तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट।
अब एबव रुपीज यहां हो जाएगा 3 लाख, एबव रुपीज 3 लाख। एबव रुपीज 3 लाख अप टू रुपीज 5 लाख, सेम 5%। एबव रुपीज 5 लाख अप टू 10 लाख सेम रहेगा, एबव रुपीज 10 लाख सेम रहेगा। मीन्स उसकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाती है। एग्जेम्पशन लिमिट क्या हो जाती है? उसकी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। अब तीसरे स्टेप पे आता है। इन द केस ऑफ पर्सन, जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर, ये सीनियर सिटीजन था, इसको हम लोग कह सकते हैं सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन था। अब हम बात करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। सुपर सीनियर सिटीजन में एज हो जाएगी, पर्सन एज इज 80 years, 80 or above 80 years but below of, या above जितना भी रहेगा, एज इज 80 or above 80 years, या इस तरह लिख सकते हैं कि एज इज above 80 years, 80 or above 80 years। अब उसका जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? अप टू रुपीज 5 लाख होगा। जो एग्जेम्पशन लिमिट है, उसकी जो टैक्स का सीमा निर्धारित किया गया है, जो लिमिट की सीमा निर्धारित की गई है, वो अब हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 5 लाख। अब जब 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो चुका तो ये अपने आप ही यहां से रिमूव हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब 5% उसको देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? क्योंकि आपको 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो चुका है। ठीक, तो 5 लाख तक जब एग्जेम्प्ट हो चुका तो ये हट जाएगा। up to rupees 5 lakh nil exempt, above rupees 5 lakh up to rupees 10 lakh। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक कितना हो जाएगा? 20%। 5% का जो निर्धारित उसकी टैक्स रेट था वो समाप्त हो जाएगा अपने आप से। अब हो जाएगा एबव 5 और 10 के बीच में 20%, एबव रुपीज 10 लाख, 10 लाख से ऊपर 30%। ये हो गया टैक्स का स्लैब रेट। इसीलिए देखा जाए तो इनकम टैक्स में कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। What is the characteristics of income tax? तो characteristics में हम लिख सकते हैं नंबर 1, it is a compulsory tax levied या enforceable by the central government, paid या taxable according to the slab। slab का मतलब होता है एक निर्धारित सीमा है, इतने के बीच में इतना, इतने के बीच में इतना। easily calculate, इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल रेट भी दिया गया है सरकार की तरफ से। देखिए, एसएससी यदि चाहे तो असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्स का जो रेट निर्धारित किया गया है वो 2 प्रकार से दे सकता है। कहने का मतलब मेरा है कि अभी में आपने जो टैक्स का रेट देखा ये अलग है और दूसरा वाला टैक्स के रेट से भी वो दे सकता है, वो भी मैं आगे बताता हूं। पहले मैं एक एग्जांपल के रूप में छोटा सा आपको इसको कंप्यूटेशन करना सिखा दूं कि कैसे आप कोई टैक्स कैलकुलेट करते हो, यदि उसकी एक लिमिट या इतना अमाउंट उसका इनकम होता है किसी भी एसएससी का। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे और
मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही इजीली तरीके से उसके कंसेप्ट को पहले क्लियर करूं। और बीच बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपके समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मैं आगे की क्लास को और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं। यदि आपको कोई कमी लगती है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट के रूप में मुझे दे सकते हैं। यदि कोई भी कमेंट आता है तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा और उसको और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं है, कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, किसी का पढ़ाना किसी को आता है और किसी का किसी को, लेकिन हर टीचर ये चाहता है कि वो बहुत अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से पढ़ाने की कोशिश करे और वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं, जो उसके सब्सक्राइबर हैं, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो मैं सारे टीचर का कदर करता हूं, सम्मान करता हूं और स्टूडेंट्स का भी सम्मान करता हूं। इसलिए आपको यदि जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, खैर आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू आपको टैक्स का कैलकुलेट करना, कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, छोटे लेवल पे, अभी पूरा नहीं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके पेपर में छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का या नेट के एग्जाम में, वो उससे संबंधित भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप उसको प्रिपेयर करते रहिए। देखिए, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एसएससी, पर्सन, एग्रीकल्चर इनकम, ग्रास टोटल इनकम, टोटल इनकम, ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बेस्ट टॉपिक हो सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद कैसे किसी भी पर्सन का हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ कैन कैलकुलेट द टैक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन, it is depend on the age of the person. So now we starts how to calculate the income, how to calculate the tax of the any person on the basis of example. Mr. A, his age is 59 years on 1st April 2022. 1st अप्रैल 22 कर दिया जाता है, प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे है। His income is rupees 12 lakhs. His income is rupees 12,65,000. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसके आधार पे मैं आपको कंप्यूट करना सिखाऊंगा कि कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो हम सबसे पहले जो एक कहते हैं क्वेश्चन लगाते समय उसका मेन लिखते हैं, वो आपका होना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग। और वो मेन होता है कैसे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम of Mr. X for the assessment year 2021
2023। आप लोग हमेशा असेसमेंट ईयर ही लिखेंगे। क्वेश्चन लगाते समय असेसमेंट ईयर ही मेंशन किया जाता है, जबकि इनकम जो होती है वो प्रीवियस ईयर की होती है। अभी आपने इनकम टैक्स की मीनिंग में पढ़ा था कि इनकम इज प्रीवियस ईयर एंड रेट ऑफ टैक्स इज असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर के रेट पर प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कंप्यूट किया जाता है। अब टैक्स को कंप्यूट करना है कैसे, ये मैंने आपको स्लैब के रेट में बताया था कि कैसे करते हैं। आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन में उसकी एज कितनी है। पर्सन की एज है 59 इयर्स। कब? प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2021। फर्स्ट डे उसकी एज कितना है? 59 इयर्स। इसका मतलब 60 साल से कम है। यदि वो 60 साल हो जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन 60 से कम है तो दूसरा मेथड लागू होगा। 60 से कम है तो हमने यहां अभी बताया था आपको अप टू ₹2,50,000 टैक्स कितना निकलेगा। और ये इनकम है, ये इनकम है और ये टैक्स है। उसकी इनकम कितनी? 2,50,000। तो 2,50,000 पे टैक्स कितना है? आप बोलेंगे 2,50,000 पे जो टैक्स है वो कितना है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि 2,50,000 तक तो एग्जम्प्ट है। 2,50,000 तक उसको टैक्स देना ही नहीं है। और जब 2,50,000 तक टैक्स देने नहीं है तो इसका मतलब वो एग्जम्प्ट कितना हो गया? 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। अब ₹2,50,000 ये निकालना, जब आप निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो यहां पे आपको सीखना पड़ेगा कि एबव 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम है कितनी। यदि हम उसकी इनकम की बात करेंगे टोटल कितनी? 12,65,000, 12,65,000 उसकी इनकम है। और 12,65,000 पे तो 2.5 लाख के ऊपर हम जा सकते हैं कितना? उस स्लैब तक 5 लाख तक। कितना जा सकते हैं? 5 लाख तक। ओके, तो 2.5 से ऊपर अप टू ₹5 लाख। आप पूछ सकते हो कि 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 12,65,000 है मेरे दोस्तों। स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, उसकी जो इनकम है वो 12,65,000 है। तो हम 5 लाख तो जाएंगे, क्योंकि हम तो 10 लाख के ऊपर तक जाएंगे। तो 5 लाख तक 2.5 से ऊपर 5 लाख उसकी इनकम वो कितनी गई है? 2,50,000। अब 2,50,000 पे टैक्स का रेट कितना है? 2,50,000 पे 2.5 से ऊपर 5 लाख तक टैक्स का रेट है 5%। तो इसका 5% आ जाएगा 12,500। समझ में आया? आई होप आप समझ रहे होंगे। 2.5 से ऊपर 5 लाख तक 2.5 लाख हुआ। 2.5 लाख का 5% 12,500 हो गया। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक निकल चुका है। 12,65,000 में 2.5 लाख से 5 लाख तक हो चुका। टोटल है 12,50,000 या 65,000 है। 12,65,000। इस 12,65,000 में आपने कब तक का निकाल लिया? 5 लाख तक हो गया। कितना हो गया? 5 लाख। अभी 5 लाख से आगे मुझे जाना है। एबव ₹5 लाख, सॉरी, यस, एबव ₹5 लाख अप टू ₹10 लाख। 10 लाख तक भी जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम 12,65,000 है। हमें 12,65,000 तक पहुंचना है। कैसे?
इस 12,65,000 में हमने पहले 2.5 लाख कर लिया, नील था। दूसरा कितना कर लिया? 5 लाख कर लिया। अभी 5 लाख कर लिया, 2.5 लाख कर दिया, तो 10 लाख तक तो हमें जाने पड़ेगा, क्योंकि हम तो जाएंगे 12,65,000 तक। तो 5 इस प्रकार आप देखते हैं तो 5 से ऊपर और 10 के बीच में उसकी इनकम होती है 5 लाख। कितनी होती है? 5 लाख। इस 5 लाख पे टैक्स का रेट है 20%। कितना है? 20%। 5 लाख का 20% हो जाता है 1 लाख। कितना हो जाता है? 1 लाख। अब 2 स्लैब आपका 2 स्टेप निकल चुका। आगे का स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। एबव ₹10 लाख। एस्पेक्ट आपके समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट में, यू कैन आस्क। ओके, एबव 10 लाख, क्योंकि 10 लाख तक हम निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, 10 लाख तक निकाल चुके हैं। अब 10 से ऊपर 12,65,000। 10 से ऊपर उसकी इनकम है कितनी? 10 से ऊपर उसकी इनकम कितनी है बेटा? तो 10 से ऊपर कितना जा सकता है? 10 से ऊपर उसकी इनकम कितनी है? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 से ऊपर इनकम उसकी कितनी है? 12,65,000 माइनस 10 लाख। उसकी इनकम कितनी हो गई? 2,65,000। 2,65,000। 2,65,000 पे कितना कैलकुलेट करेंगे? 30%। 2,65,000 पे 30% कितना होता है हमारा? ये आपका माइनस, तो 2 जीरो यहां आ गया, और उसके बाद 3 5 जा 15, बैलेंस आया 1, 3 6 जा 18, 18 1 19, बैलेंस आया 1, और 3 2 जा 6, 6 1 7, मतलब कि 79,500। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 1 19, और 3 2 जा 6 1 7, तो 79,500। कितना हो गया? 79,500 रुपीस। फर्स्ट जैसा कि आपने निकाला, एबव अप टू 2.5 लाख, फिर से समझते हैं एक बार। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख, 2.5 लाख 5%, 5 से 10 5 लाख 20%, 10 से ऊपर टोटल 12,65,000, तो 12,65,000 माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 2,65,000 डन, और 2,65,000 का 30% 79,500। ओके, समझ में आया? आगे इसका टोटल करते हैं। यदि मैं इसका टोटल करता हूं तो आता कितना है? इसका टोटल करने पे आता है 0 0 5 5 10 5 5 10 9 2 11, और 1 होता है कितना? 13, बैलेंस आया 1, 7 1 8, 8 और 1 हो जाएगा 9, 1,93,000, 1,93,000, 1,93,000। ये हो गया टोटल टैक्स यहां तक निकालने के बाद। इसके बाद लेवाइड किया जाता है, चार्ज किया जाता है, जिसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं? सरचार्ज। अब इसमें प्लस किया जाएगा, प्लस सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सरचार्ज कितनी लिमिट के बाद लगाया जाता है और कितना उसका रेट है, कितनी इनकम है। असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए सरचार्ज अप्लीकेबल होने के लिए किसी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल,
इसके लिए सरचार्ज अप टू 50 लाख यदि उसकी इनकम होगी तो नील है। सरचार्ज का रेट जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सरचार्ज का रेट अभी मैं क्लियर कर दूंगा, उसका पूरा चार्ट आपको बता दूंगा। लेकिन सरचार्ज एबव यदि उसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, एबव 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, अप टू 1 करोड़ 10%, एबव 1 करोड़, एबव 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, उसका जो सरचार्ज का रेट होगा वो होगा 15%। एबव 2 करोड़ अप टू 5 लाख 25%। एबव 5 लाख यदि 5 लाख से ऊपर होती है, 5 करोड़ से, सॉरी 5 लाख नहीं बेटा, 5 करोड़, एबव 2 करोड़ से 5 करोड़ तक उसका सरचार्ज का रेट है 25%, और 5 करोड़ के ऊपर उसका जो सरचार्ज का रेट होगा वो 37% होगा। इसमें आपका कुछ चेंज है, वो अभी आपको बताऊंगा। खैर मैं इस पे लगाता हूं, तो यहां पे सरचार्ज होगा नील। इसके बाद जब सरचार्ज नील हो गया तो उसके बाद जितना इनकम उसकी आती है 19,300, 1,93,000, सॉरी 1,93,000। अब इस पे हम एजुकेशन सेस भी लागू करते हैं। एजुकेशन सेस सरकार ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लगाया है। एजुकेशन सेस वो हो जाएगा 4%। किसका? टैक्स पे 4% सरचार्ज लगाने के बाद आप लगाएंगे, याद रखिएगा। तो 4% एजुकेशन सेस 1,93,000 इंटू 4%, इसका 4% आता है 0, 4 3 जा 12, बैलेंस आया 1, 4 9 जा 36, 36 1 7, बैलेंस आया 3, 4 1 जा 4 और 3 7, तो आ जाएगा 7,720। 7,720, 0 2 7 7 3 10 9 1 20, सॉरी 10 और ये 20, 2,07,20। ये राउंड ऑफ होता है 2,07,020, इतना उसका नेट टैक्स होता है। लेकिन टैक्स को हम राउंड ऑफ करते हैं, यदि 50 से ऊपर है तो एक अंक बढ़ा देते हैं 100 में, या 50 से नीचे है तो एक अंक हम उसको घटा देते हैं, सेम ही रहने देते हैं। जैसे जो राउंडेड ऑफ फिगर होगी वो होगा 2,07,000। इस तरह हम उसके टैक्स को कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, यार इसमें समझ में नहीं आया तो फिर से आप देख लेते हैं। आपको 2.5 लाख तक मिल है, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक, 2.5 लाख हुआ 5%, 12,500, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, 5 लाख हुआ 20%, 1 लाख, 10 लाख से ऊपर जितना जाता है, 10 लाख से ऊपर 12,65,000 टोटल है, तो 2,65,000 पे 30%, 79,500, टोटल एग्रीगेट करते हैं 1,93,000। 1,93,000 में प्लस करते हैं, सरचार्ज है नहीं, एजुकेशन सेस 4%, तो आता है 7,720। इसको हम इसमें प्लस करते हैं तो नेट आता है 2,07,20, राउंड ऑफ करते हैं तो 2,07,000। ये एक एग्जांपल है जो अभी आप छोटे लेवल पे सीख रहे हो। आगे मैं और भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा। इसके बाद
उसके बाद यदि आप देखो, मैं थोड़ा सा इस इलस्ट्रेशन में चेंज करना चाहता हूं उस पर्सन की एज में। देखिए ऐसा है, इनकम टैक्स पढ़ना, लोग कहते हैं इनकम टैक्स बहुत हार्ड है, यस हार्ड है, नो डाउट, लेकिन इनकम टैक्स में आपको रेट, जैसे हम कहते हैं ना, रेगुलर कोई चीज को स्टडी करना, कंसिस्टेंसी। आपको जैसे रेगुलर कोई खाना खाते हो, रेगुलर आप यूट्यूब देखते हो, तो आपको रेगुलर इसको देखना है, इनकम टैक्स को, रेट्स को रेगुलर, मतलब आप इनकम टैक्स से प्रेम कर लो, उसको अपना प्रिय बना लो, मोहब्बत कर लो उससे। जो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाए, उस मंजिल का क्या मजा। और जो मंजिल कांटों से भरी हुई हो, मुश्किलों से मिली हो, उस मंजिल का आनंद ही क्या है। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी मंजिल लो तो मुश्किल से और प्रिपरेशन होके और उसको उसमें वेल परफेक्ट होके। अगर इनकम टैक्स में आप जाना चाहते हो, टैक्स से रिलेटेड आप काम करना चाहते हो, टैक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो टैक्स का आप गहन अध्ययन करिए, उसके पॉइंट को, उसके बेसिक्स को आप समझिए। समय लगेगा, लेकिन टैक्स बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट आपके लिए होगा। खैर, और इनकम टैक्स आप केवल एक ही कैरियर, इनकम टैक्स के रिलेटेड बहुत है। जैसे अभी लेटेस्ट आपका आया है एसएससी, तो एसएससी में जो इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भर्ती आई है सीजीएल लेवल पे, उसमें भी इनकम टैक्स के क्वेश्चन आएंगे और इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा, बेसिक से रिलेटेड होगा, तो वो भी प्रिपरेशन आपके साथ में चलनी चाहिए। ओके, खैर अब मैं आगे आता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए की जो एज है वो 1 अप्रैल को हो जाए 61 ईयर्स। कितनी हो जाए? 61 ईयर्स या 60 ईयर्स। मिस्टर ए की जो एज है वो कितनी हो गई? अब 61 ईयर्स हो गई। अगर 60 ईयर्स होगा तब भी सेम रूल लागू होगा, क्योंकि 60 या 60 के ऊपर। चेंज क्या होगा इसमें? चेंज केवल इतना होगा, अब उसकी जो लिमिट है, जो उसकी इनकम है, इनकम अप टू ₹3 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3 लाख तक एग्जेम्प्ट, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया। तो आगे 3 से 5 हो जाएगा, जहां 2.5 हम लेते थे वो 3 से 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट होगा एबव ₹3 लाख अप टू ₹5 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। अब 2 लाख पे कितना परसेंट? 5%। पहले आप कितना कैलकुलेट करते थे? पहले आप 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब 2.5 लाख पे कैलकुलेट करते थे। अब वो 2 लाख पे कैलकुलेट किया जाएगा। मैं इतना बताना चाहता था। ओके, आगे चलता हूं, इसी में थोड़ा सा और चेंज करता हूं। मान लीजिए उसकी एज हो जाती है 80 ईयर्स। कितना ईयर्स? 80 ईयर्स। 80 या 80 से ऊपर, उसकी एज 80 या 80 से ऊपर। अब 80 साल हो गई तो एग्जेम्प्टेड लिमिट हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड लिमिट अप टू ₹5 लाख तक मिल होगा। उसकी लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी, वो सुपर सीनियर सिटीजन में आ जाता है एसएससी। और जब सुपर सीनियर सिटीजन में आ जाता है तो उसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख तक नील हो जाएगी।
तो नेक्स्ट जो होगा उसका नेक्स्ट ₹5 लाख अप टू ₹10 लाख, अप टू ₹10 लाख हो जाएगा 5 लाख, और इस 5 लाख पे वो देगा 20% डायरेक्ट। कितना देगा? 20%, 1 लाख। मतलब 5% वाला जो टैक्स का रेट था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2.5 से ऊपर मीन्स 3 से ऊपर 5 लाख तक तो उसका लिमिट ही समाप्त हो गई, उसको तो एग्जेंट हो गया उसकी इनकम 5 लाख तक। तो ये आपका नेक्स्ट था। आई होप कि आप लोग बेहतर समझ चुके होंगे और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। अब मैं जो नया टॉपिक आपको इनकम टैक्स में बताता हूं वो है सरचार्ज। सरचार्ज कई एग्जामिनेशन में ऑप्शनल के रूप में पूछ लेता है, तो सरचार्ज का रेट आपको आना चाहिए कि सरचार्ज कितना है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो सरचार्ज कैलकुलेट करना बेहद आसान है और वो मैं आसान आपको बनाता हूं। देखिए सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है? सरचार्ज चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स निकालने के बाद। जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हो, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स यू हैव टू चार्ज द सरचार्ज। सरचार्ज का जो रेट है वो स्टार्ट होता है 50 लाख के ऊपर। रेट्स इनकम्स रेट, up to ₹50 लाख सरचार्ज निल। up to ₹50 लाख सरचार्ज निल। ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। up to ₹5 लाख निल। above ₹50 लाख up to ₹1 crore, up to ₹1 crore। 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक इस पे सरचार्ज का रेट है 10%। ये आपको याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, अप टू 50 लाख निल, above 50 लाख up to 1 crore 10%, above ₹1 crore up to ₹2 crore। वन करोड़ से 2 करोड़ के बीच में सरचार्ज का रेट होगा 15%। up to 50 lakh nil, above ₹50 lakh up to 1 crore 10%, above 1 crore up to 2 crore 15%, above ₹2 crore up to ₹5 crore। 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक सरचार्ज का रेट होगा 25%। नेक्स्ट, above ₹5 करोड़ 25 मतलब जो आपका 25% का रेट है, 25% का रेट है,
अब वो एक्सटेंड होके हो जाएगा 37%। अब आप देख सकते हैं ये सरचार्ज का रेट आपको याद कर लेना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। अप टू 50 लाख डेट, 50 लाख तक कुछ नहीं है। एबव 50, 1 करोड़ तक 10%, एबव 1 करोड़ एंड अप टू 2 करोड़ 15%, एबव 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25%, एबव 5 करोड़ 37%। ये सरचार्ज का रेट लागू होगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद करना चाहिए विद सेक्शन। उसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन के साथ कई बार क्वेश्चन पूछ लिया ऑप्शनल, तो वो सेक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन अंडर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब पर्सन जो आएगा वो अंडर सेक्शन 231 में होगा। SAC अंडर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर होगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फोर्थ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 9। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक चैप्टर है इनकम टैक्स में जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से, केयरफुली तरीके से आपको समझना चाहिए। है छोटा सा और वो एग्जाम्शन में आता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो एग्जाम है बीकॉम हुआ या जो आपके और भी लेटेस्ट एग्जाम है जैसे CGL वाले में भी है, जो SSC के थ्रू होगा, जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए होगा। और अभी एग्जाम होने वाला है UGC का, जो UGC के कॉमर्स वाले में पेपर फर्स्ट में इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स में है। वो है टॉपिक आपका एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, देखिए ये एग्रीकल्चरल इनकम देखा जाए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो सेक्शन के साथ एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 का सब सेक्शन फर्स्ट। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 का सब सेक्शन फर्स्ट में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। दूसरा जो आता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 का सब सेक्शन फर्स्ट ए में है। अंडर सेक्शन फर्स्ट ए में। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कई बार पूछ लेता है, पॉइंट दिया रहता है एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है। देखिए एग्रीकल्चर इनकम के लिए
एग्रीकल्चर पर्पस से जो इनकम अर्न की जाए, मींस उसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब लैंड होना चाहिए, लैंड सिचुएटेड कहां होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। पहली कंडीशन, लैंड इंडिया में सिचुएशन होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। लैंड देखिए, यदि कोई एग्रीकल्चरल पर्पस उसका है लेकिन वो बिजनेस के लिए ओपन किया है, जैसे मान लीजिए उसने टी का एग्रीकल्चर, टी भी एग्रीकल्चर में आता है, कॉफी भी एग्रीकल्चर में आता है, रबर का उत्पादन भी एग्रीकल्चर में आता है, पोल्ट्री फार्म भी एग्रीकल्चर में आता है, कई ऐसे फार्म हाउस एग्रीकल्चर मतलब लैंड पे बना के उससे इनकम अर्न की जाती है। तो क्या आप समझोगे एग्रीकल्चर इनकम होगी? जी नहीं। देखिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे आपको ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, कृषि का कार्य हो। मतलब कृषि का कार्य क्या हो सकता है, जो खेत में, जो लैंड में हम पहले कृषि उसको बना दें, उसमें हम सीड्स को मतलब डालें और उसके बाद उत्पादन किया जाए, एग्रीकल्चर का एक्टिविटी उसमें किया जाए, तो उससे जो उत्पादन होगा और जो इनकम आप अर्न करते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम में आती है। तो इस पे आप ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करने के लिए उसका पर्पस जो है एग्रीकल्चर से संबंधित हो। ओके, तो एग्रीकल्चर इनकम वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर पर टैक्स का जो कंप्यूटेशन होता है वो अभी मैंने आपको बताया कि अंडर सेक्शन 10 का सब सेक्शन फर्स्ट में पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में यदि हम बिजनेस को भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं और उसमें टी का भी उत्पादन कर दें, तो उसके लिए अलग रेट होगा। वो रेट मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि जैसे मान लीजिए उसका कुछ परसेंट, सपोज तो 60% तो एग्रीकल्चर हो गया और 40% क्या हो गया, अदर इनकम हो गई। वो भी आपको कंप्यूटेशन करना सीखना होगा, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। और इनकम टैक्स का मैंने आज बेस समझाने की कोशिश की है। कल मेरा जो टॉपिक रहेगा इनकम टैक्स में, वो टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर से संबंधित पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्रीकल्चर इनकम, हाउ वुड कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज द एग्रीकल्चर इनकम, whose activities, those activities which are exempted for the purpose of agriculture, और उससे रिलेटेड how can you calculate taxable amount and non taxable amount of agricultural purpose। लाइक अभी मैंने कहा कि आपका टी का जैसे उत्पादन हुआ, रबर का हुआ, इस तरह कॉफी का हुआ, उससे संबंधित। और ये भी आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर का जो इनकम है, हम टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो क्यों पहले एग्रीकल्चर की इनकम को ऐड कर लेते हैं। मतलब यदि 5,000, देखिए 5,000 तक फुल्ली एग्जम्प्ट है। जब कोई पर्सन की एसएससी का कोई उसका टोटल टैक्स निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, व्हेन कैलकुलेटेड द टैक्स ऑफ टोटल पर्सन, फर्स्टली agricultural income will be added if the income is more than 5,000. Agriculture income, if the 5,000, it is fully exempt for the purpose of computation of total tax. For the purpose of computation of total tax. तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होगा तो उसमें पहले ऐड कर लेंगे और बाद में उसका टैक्स हम लोग माइनस कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि पर्पस हमारा टोटल टैक्स निकालने का होता है। ये पूरा डिटेल मैं कल के वीडियो में आपको दूंगा। और आगे का जो रहेगा रेजिडेंशियल पोजीशन, रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ पर्सन्स में, रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल,
रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। ये टॉपिक्स कल मैं आपका क्लियर करूंगा। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन एंड आल्सो व्हेन यू कैलकुलेटेड द ग्रॉस टोटल इनकम एंड आल्सो कैलकुलेटेड द टोटल इनकम, you must be learn residential position, because without residential position you could not calculate total tax। तो रेजिडेंशियल पोजीशन ये क्लियर करता है कि एक पर्सन प्रीवियस ईयर में भारत में, इंडिया में रेजिडेंट है कि नहीं है, और इफ वो रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरली है कि नॉन ऑर्डिनरली है। ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इस टॉपिक को आप कल हमारे वीडियो में देखिएगा, जिससे उसके बाद रेजिडेंशियल में कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। मैं बहुत ही बेहद आसान तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तब तक मैं आगे के वीडियो बनाने के बारे में और कैसे आपके लिए उसको मैं प्रेजेंट करूंगा, आपका हमारे लिए जो मोटिवेशन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और मैं बेहतर ढंग से अपनी क्लासेस देने की कोशिश कर रहा हूं, आगे भी मैं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक टीचर बहुत ही मेहनत करता है और उसकी मेहनत कामयाब उसके स्टूडेंट्स समझ सकते हैं और बाकी कोई समझ नहीं सकता। तो मैं बड़े इमोशनल होकर आपसे ये कह रहा हूं कि एक टीचर बनना, क्योंकि आप भी आज स्टडी कर रहे हो और स्टडी करने के बाद आगे आप जिस भी फील्ड में जाओगे अपने गुरु की कद्र जैसे कि हम लोगों ने किया है, आप भी मुझे लगता है कि करोगे और आपको पता होगा कि पढ़ने में या पढ़ाने में कितनी मेहनत होती है। मैं ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आज का सेशन मैं इसी पे समाप्त करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।